गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं बीएड HCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.3 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांगता की रोकथाम, पहचान और हस्तक्षेप में समुदाय की भूमिका। निःशक्त बच्चों को क्या किया जाए कि दिव्यांगता न हो? अगर हो जाए तो उनका जल्द से जल्द पहचान करें और क्या क्या हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट है समुदाय में विकलांगता की रोकथाम। किसी भी अक्षमता की रोकथाम अत्यंत ही आवश्यक होती है। समुदाय के सदस्यों को दिव्यांगता के कारण बताने के बाद उन्हें दिव्यांगता की रोकथाम के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। समुदाय के सदस्यों को बताया जाए कि दिव्यांगता की रोकथाम 4 प्रकार से की जा सकती है, जो अलग अलग अवस्थाओं में यह सावधानियां अलग अलग तरीके से रखनी चाहिए, जो निम्नलिखित रूप से है। नंबर 1 है गर्भधारण से पहले की अवस्था। नंबर 2 है गर्भकालीन अवस्था। नंबर 3 है प्रसव के दौरान की अवस्था। नंबर 4 है प्रसव के उपरांत की अवस्था। नंबर 1 गर्भधारण से पहले की अवस्था। समुदाय के सदस्यों को बताया जाए कि किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए न सिर्फ माता पिता को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं परिपक्व होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। सगे संबंधियों में शादी नहीं करनी चाहिए। माँ की कम आयु या अधिक आयु दिव्यांगता या विकलांगता के कारण बन सकती है। नंबर 2 है गर्भकालीन अवस्था में रोकथाम की उपाय। इसमें गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला की चिकित्सकीय जांच अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि किसी तरह की असामान्यता, बीमारी एवं संक्रमण होता है तो इससे बचा जा सकता है। समय पर आवश्यक टीके लगवाने चाहिए। संक्रमण से बचना चाहिए। अनावश्यक एवं बिना परामर्श के दवा लेने से बचना चाहिए। एक्सरे एवं रासायनिक पदार्थ से बचना चाहिए। शारीरिक चोट, स्कूटर की सवारी या लंबे सफर से बचना चाहिए। इस प्रकार से गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का ध्यान रखना चाहिए। इससे दिव्यांगता की
रोकथाम की जा सकती है। नंबर 3 है प्रसव के दौरान रोकथाम के उपाय। समुदाय के सदस्यों को बताया जाए कि कुशल एवं साफ सुथरा प्रसव के लिए सही एवं साधन युक्त जगह का चुनाव करना आवश्यक होता है। दिव्यांगता की रोकथाम हेतु प्रसव के दौरान अच्छी देखभाल आवश्यक है। जन्म के समय बच्चा देर से रोता है या शरीर का रंग नीला हो तो तुरंत ऑक्सीजन देना चाहिए। जन्मजात असामान्यता होने पर बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से शीघ्र संपर्क करना चाहिए। नंबर 4 है प्रसव के उपरांत रोकथाम के उपाय। समुदाय में बताया जाए कि प्रसव के उपरांत बच्चे का सही देखभाल, खान पान एवं पालन पोषण आवश्यक होता है। नवजात शिशु के सिर को चोट से बचाना चाहिए। जन्म के बाद पहले सप्ताह से ही टीकाकरण शुरू हो जाता है, जैसे बीसीजी, पोलियो, खसरा, काली खांसी एवं हेपेटाइटिस। टीके समय अनुसार लगवाते रहने चाहिए। बच्चे का सही समय पर टीकाकरण एवं व्यक्तिगत सफाई इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देकर दिव्यांगता से बचाव किया जा सके। अगला पॉइंट है समुदाय में विकलांगता की पहचान। श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान सामान्यतः माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा ही हो जाता है, जिसका सत्यापन भले ही चिकित्सक द्वारा जांच के बाद किया जाए। श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान जितना जल्द से जल्द हो सके कर लेना चाहिए। यदि शीघ्र ही बच्चे की पहचान कर ली जाए तो उनमें वाणी एवं भाषा का विकास किया जा सकता है तथा श्रवण दोष के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार इनको सामान्य समाज से जोड़ा जा सकता है। श्रवण दोष जन्म के बाद होता है तो इसकी पहचान जितनी जल्द हो सके कर लेनी चाहिए। इस पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। डाउन्स के अनुसार इनकी पहचान 3 माह में हो जानी चाहिए। मेंशर के अनुसार इनकी पहचान जन्म के समय हो जानी चाहिए, चूँकि जीवन का प्रथम 2 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि उस दौरान थोड़ा भी श्रवण दोष होता है तो यह स्थिति
बच्चे को भाषा सीखने में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। जांच के द्वारा हम श्रवण दोष बच्चे की पहचान कर सकते हैं। जब कभी किसी निःशक्त व्यक्ति के समेकन के प्रति समायोजन की बात होती है तो प्रश्न उठता है कि यह कार्य उसके परिवार का है या सामुदायिक कार्यकर्ता का या फिर किसी और का है। यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यह कार्य संपूर्ण समुदाय का है, न कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का। इसमें संपूर्ण समुदाय का सहयोग आवश्यक होता है या समुदाय में उपस्थित सभी स्रोतों का सहयोग जरूरी होता है। उदाहरण, रामू के दोनों कानों से नहीं सुनाई देता है और वह बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुनने में सक्षम नहीं है। उस श्रवण अक्षम बच्चों को जल्द से जल्द एक अच्छे विशेषज्ञ के पास ले जाने की जरूरत है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि उसे कहाँ जाना चाहिए एवं क्या करना चाहिए। पुनर्वास कार्यकर्ता उससे मिले एवं उनकी आवश्यकता को समझ गए। वे उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि अगले महीने उसी के गांव के नजदीक कान के शल्य क्रिया हेतु एक शिविर लगेगा। रामू वहां जाकर अपना शल्य क्रिया करा सकता है। रामू के पास वहां जाने एवं रहने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। कार्यकर्ता ने उसकी समस्या के विषय में महिला मंडल बैठक में बातचीत की। महिला मंडल ने विचार किया कि क्यों न उसी के गांव में कोई ऐसा कार्य शुरू किया जाए जिससे वह 4 पैसा कमा सके और शल्य क्रिया के लिए वहां जा सके। रामू के परिवार में कोई नहीं था, इस कारण एक गांव का व्यक्ति उसके शल्य क्रिया के लिए तैयार हो गया और रामू का इलाज सफलतापूर्वक करा दिया। उदाहरण का अर्थ यह है कि कोई पुनर्वास कार्यकर्ता निःशक्त व्यक्ति की समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकता है। इस तरह से आवश्यकता को पहचान कर उनके स्रोतों का मार्गदर्शन किया जा सकता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान किया जा सकता है या सहायता प्रदान किया जा सके।
अगला पॉइंट, समुदाय में विकलांगता की हस्तक्षेप। किसी भी परिवार में अक्षम बच्चा पैदा होने की स्थिति में उस समुदाय में या परिवार में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। ये समस्याएं परिवार तथा समाज के लिए नई होती है। इनके पास इन समस्याओं से निकलने के लिए उपाय नहीं होते हैं। ऐसे में उस समुदाय परिवार के लिए किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक होता है। वह बाहरी व्यक्ति पुनर्वास कार्यकर्ता या व्यावसायिक होना चाहिए। उसे समस्या के समाधान के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। इस अवस्था में व्यावसायिक कार्यकर्ता प्रारंभ में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करता है तथा उचित व्यवहार एवं तकनीकों के द्वारा बच्चे के समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। श्रवण अक्षम बच्चे के हस्तक्षेप से समुदाय यह सोचता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम बच्चे को विकास का बढ़ावा देना तथा बच्चों की विकासात्मक क्रियाओं की तरफ नियमित रूप से ध्यान देकर स्थिति में सुधार लाना है। अधिक क्षति होने को रोकने, अपंग बनाने वाली अतिरिक्त स्थितियों को सीमित करने और परिवार की सभी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है। प्रभावशाली शीघ्र हस्तक्षेप सेवा बच्चे को उसके विद्यालय के समावेशन हेतु प्रतिभागी होने में मदद करती है। विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशित शिक्षा तथा सामाजिक समावेशन के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र हस्तक्षेप में एक टीम का कार्य होता है। किसी भी बच्चे का हस्तक्षेप 1 से 3 वर्ष में जब होता है तो उसे बाल रोग विशेषज्ञ की मार्गदर्शन की जरूरत होती है। स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है। अगर श्रवण अक्षम बच्चे हैं तो आइडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। ये सब लोग मिलकर कार्यक्रम बना सकते हैं कि क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जिससे बच्चे का हस्तक्षेप हो सके, जिससे बच्चे के सुनने व बोलने में विकास हो सके। भले ही उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला विशेष शिक्षक हो, लेकिन योजना बनाने वाला एक दल होता है। दल उसका योजना बनाता है और क्रियान्वयन विशेष शिक्षक करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। हमने समुदाय में विकलांगता की रोकथाम कितने प्रकार के हैं
गर्भधारण से पहले की अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, प्रसव के दौरान की अवस्था, प्रसव के उपरांत की अवस्था, समुदाय में विकलांगता की पहचान, हस्तक्षेप के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है, दिव्यांग बच्चों की पहचान में समुदाय की क्या भूमिका है। नंबर 2 है, दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता की रोकथाम से आप क्या समझते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सके, देख सके कि आप लोगों को 4.3 से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।